नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉबर्ट पीटू एकेडमी में स्वागत है। आज जो हम लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बुद्धि जो आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं, उस टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे। और इसका मैं 2 से 3 पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और छोटा छोटा वीडियो मिलेगा, लेकिन बड़ा ही काम का वीडियो मिलेगा। तो ये कह सकते हैं बुद्धि का पार्ट 1 चैप्टर है, जो आपके सीटेट, बीटेट, एसटेट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के इंडिया में, ठीक है, सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बुद्धि, तो पहले हम लोग समझेंगे आखिर ये बुद्धि होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने लिखा है बड़ा ही आसान शब्दों में, ज़्यादा इसको घुमाते फिराते नहीं, यह एक शक्ति है, ठीक है, जो हमें समस्याओं को समाधान करने एवं उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सक्षम बनाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है, ठीक है। मान लीजिए तो हम लोग किसी भी फील्ड में जैसे पढ़ते हैं लिखते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना, अरे बहुत तेज़ है पढ़ने में, उसका बुद्धि बहुत अच्छा है, उसका बुद्धि मतलब बहुत कमज़ोर है। मतलब होता क्या है कि टीचर ने तो आपको वही टॉपिक एक साथ 30-40 बच्चे को एक ही क्लास में एक ही तरह से समझाया, लेकिन उसी में कुछ बच्चे क्या होते हैं, तो उनके बातों को तुरंत फॉलो करते हैं, मतलब समझ जाते हैं, उनके दिमाग में सेट हो जाता है कि टीचर ने हमें ये क्या समझाया है। लेकिन उसी क्लास में वही कोई दूसरा बच्चा होता है जिसको वो बात समझ में नहीं आता है। वो 2-3 बार उस बातों को टीचर से पूछता है तो समझता है। तो यही होता है हम लोग का बुद्धि। और दूसरे आसान शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, देखिए मैं हर चीज़ को बहुत ही आसान करके आप लोग के सामने लाता हूँ कि ज़्यादा आप पेचीदा बातों में ना पड़े, क्योंकि अभी आपका पहला उद्देश्य है सीटेट एग्ज़ाम पास करना, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जीवन की सामान्य जो जीवन होता है, इसके सामान्य स्थितियों का सामना, मतलब कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका गाड़ी पंक्चर हो गया, अगर आप जा रहे हैं कहीं, आपका गाड़ी पंक्चर हो गया, तब आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, गाड़ी छोड़ के भाग तो नहीं जाइएगा घर। तो आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा, पता कीजिए कि आपके आसपास कहाँ पंक्चर की दुकान है, वहाँ जाइएगा, पंक्चर बनाइएगा, फिर आप घर जाइएगा। तो ये आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। ये तो नहीं है कि गाड़ी पंक्चर हो गया, छोड़ दो, हटाओ, नया खरीदेंगे, नहीं। ये सारा कुछ बुद्धि का हो गया। मान लीजिए आप घर में रहते हैं, ठीक है, और आपने कोई बल्ब जलाया और शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे आपके घर का लाइन कट गया। तो आपको पता होना चाहिए कि एमसीबी बॉक्स होता है हर एक घर में लगाया हुआ, ठीक है। तो आप अपना वहाँ बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए जाइएगा। सबसे पहले बिना घबराए हुए देखिएगा एमसीबी बॉक्स में स्विच गिर तो नहीं गया है, ठीक है। फिर उसको उठाइएगा तो फिर से आपके घर में बिजली आ जाएगी। तो यही होता है बुद्धि, जिसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए कहने में तो बहुत आसान है कि बुद्धि ये है, बुद्धि वो है, लेकिन जब इससे सवाल आते हैं तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको, अगर मैं आशा करता हूँ कि आप बुद्धि के बारे में सही से समझ सके होंगे, क्योंकि मैंने आपको रोज़मर्रा की भाषा में बुद्धि को बताया है, ठीक है। तो आपको एकदम फिक्र नहीं करना है, जो भी आपको टॉपिक मिलेगा बड़ा ही गहराई से मिलेगा, ठीक है। और जो आज आप देख रहे हैं वीडियो बहुत छोटा होगा, लेकिन देखिएगा आपके बड़ा काम का होगा। तो कुछ टॉपिक को मैं आज क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो बुद्धि तो आप समझ गए। कुछ बुद्धि की परिभाषाएं हैं जो कुछ लोगों ने दिया है। जैसे वुडवर्ड साहब क्या दिए थे, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, मतलब उन्होंने कहा था, ठीक है। वुडवर्ड साहब ने क्या कहा था, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तो सभी लोगों ने अलग अलग इसके बारे में कहा है। वेल्स साहब ने जो कहा है उसको भी सुन लीजिए। देखिए सुनिए ज़रूर, इस वीडियो को 2 बार सुनिए, देखिए आपको याद हो जाएगा। बुद्धि वस्तुतः वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंगों को इस प्रकार से संयोजित करती है कि हम नवीन परिस्थितियों में अच्छी तरह कार्य कर लेते हैं, ठीक है। एक है हमारे टर्मन साहब, उन्होंने भी बुद्धि पे कुछ कहा है, ज़रा सुनिएगा ध्यान से। व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है, उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों ने बुद्धि के बारे में कहा, तो कुछ इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बता दिया। तो चलिए
और मैं कुछ बुद्धि के जो कुछ पक्ष होते हैं, मुख्यतः बुद्धि के जो है 3 पक्ष होते हैं, ठीक है। उनको भी जानिए, कार्यात्मक, संरचनात्मक या क्रियात्मक, ठीक है। उसके बाद बुद्धि को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया है। ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया है। सामाजिक बुद्धि होगा पहला, दूसरा स्थूल बुद्धि होगा, तीसरा अमूर्त बुद्धि होगा, ठीक है। अगर आप ये चीज़ यहाँ समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं बोलिएगा तो इस छोटे छोटे टॉपिक पर मैं 5-5 मिनट का वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, जो आप देख के समझ जाइएगा, ठीक है। और हमारा जो बुद्धि है वो आपको क्या चीज़ से इफ़ेक्ट करेगा, वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों से बहुत अंतर क्रिया करता है, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि आप अगर अच्छे सर्किल, मतलब जैसे आपके दोस्त हैं, ठीक है, अगर पढ़ने में सभी लोग तेज हैं, अगर उसमें आप ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके पढ़ाई को देख के आपको भी मन में पढ़ने की इच्छा होगी और आप भी उनके तरह बनना चाहेंगे। अगर वही आपका एक ग्रुप है जो हरदम गलत कामों में रहता है, चोरी, ये वो है, मतलब बहुत तरह का नशा, धूम्रपान जो भी करता है, अगर आप उस ग्रुप में हैं तो आप भी क्या कीजिएगा, अगर आप नहीं भी करते हैं तो उनको देखा देखी ये सब चालू कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही सब है, बहुत आसान शब्दों में मैं कोशिश किया आपको समझाने का। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है बुद्धि चैप्टर में यही है, बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये बुद्धि के सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो चलिए, पहला जो आप देख रहे हैं आपके सामने है एक कारक सिद्धांत, ठीक है। एकदम इसको याद कर लीजिए, 1 फैक्टर थ्योरी, एकदम दिमाग में आपके सेट हो जाना चाहिए, ये सब भूलने वाला चीज़ नहीं है। इसके जो प्रतिपादक कौन थे, बीने, BINET, ठीक है। मैं स्पेलिंग फिर से लिख देता हूँ, BINET मतलब बीने, ठीक है। लिखने में थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है लेकिन समझ जाइए, बीने, ठीक है। एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था, बीने ने किया था। और इसको आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, टर्मन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिक को, ठीक है। और इसमें उन्होंने यही माना है एक कारक में कि बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है, बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। उनका कहना है कि बुद्धि जो है एक ही दिशा में बढ़ते रहता है, ठीक है, इसका कोई दूसरा पहलू नहीं है। तो सबसे आसान तो एक कारक सिद्धांत ही है समझना आपके लिए। और इनका कहना था कि किसी व्यक्ति में अगर बुद्धि है तो वो हर एक क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में एक जैसी सफलता पा सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ दिन बाद ये पता चला कि नहीं, ये गलत है। बुद्धि जो है, एक स्पेयरमैन साहब थे जिन्होंने दिया द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, जिसको बाई फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इसको देने वाले कौन थे, स्पेयरमैन साहब, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धि में जो है ना 2 कारक होते हैं। बीने साहब ने क्या कहा था, बुद्धि में एक कारक होते हैं, लेकिन द्विकारक सिद्धांत जब जिन्होंने स्पेयरमैन ने लाया, उन्होंने क्या कहा कि इसमें क्या कितने कारक होते हैं, 2 कारक होते हैं, ठीक है। एक जो होता है आपको जनरल फैक्टर होता है, दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक फैक्टर होता है, मतलब G फैक्टर और S फैक्टर। G फॉर जनरल फैक्टर, S फॉर स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट और जनरल मतलब सामान्य, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इसमें 2 कारक होते हैं और सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे जहाँ आप जो अभी आप सुने होंगे जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कौन सा विद्यार्थी ज़्यादा तेज होगा, जनरल फैक्टर जिसमें ज़्यादा होगा या स्पेसिफिक, तो आप तो बड़ा आसानी से कह दीजिएगा स्पेसिफिक। नहीं, आपको ध्यान रखना है जनरल फैक्टर मतलब सामान्य बुद्धि जिसमें ज़्यादा होगा वो अपने जीवन में ज़्यादा सफल होगा, ठीक है। स्पेसिफिक फैक्टर हम लोग कह सकते हैं, जैसे सचिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, वो उसका विशिष्ट है फैक्टर, ठीक है। और सामान्य फैक्टर जो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसमें ज़रा सा भी आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्पेयरमैन ने, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, ज़रूरी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इनका नाम यहाँ क्यों नहीं लिखा, मैं सोचा कि कुछ कम लिखते हैं और ज़्यादा बोल के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इन दोनों में ना आप लोग तो क्लियर हो गए।
और कुछ बातें और सुन लीजिए। 1911 में अपने वक्त सिद्धांत को सुधारते हुए यह स्वीकार किया कि बुद्धि के 2 तत्वों के स्थान पर 3 तत्व भी होते हैं। तो एक है त्रितत्व सिद्धांत, 3 फैक्टर थ्योरी। इसको भी किसने दिया था? स्पेयरमैन ने दिया था। कब दिया था? 1911 में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, तो सुनना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए। आपको ये सब बात बहुत आसान लगने लगेगी, 2-3 बार सुनिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, पहला एक कारक द्वि कारक तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बहुकारक। बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। कलर बदलने के पीछे यही कारण कि आपको पता चले कि अब हम लोग कहाँ आ गए, बहुकारक। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? इसको देने वाले हैं आपको थॉर्नडाइक, ठीक है। याद तो रहेगा आपको थॉर्नडाइक, एकदम इसको एकदम आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। THORN, ठीक है। थॉर्नडाइक साहब ने इसको दिया था। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? मल्टी फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक ने। समझे? इस सिद्धांत में का जो मुख्य समर्थक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। उन्होंने कहा था बुद्धि कई तत्वों का क्या होता है? कई तत्वों का समूह होता है। देखिए यहाँ मल्टी लिखा हुआ है, आपको इसे समझ में आ जाना चाहिए। कुछ बातें जो होती हैं, जो कुछ क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं आपको क्वेश्चन में ही होते हैं। मल्टी मतलब बहुत तत्व, ठीक है। तो क्या कहा था? ध्यान से सुनिएगा। कई तत्वों का क्या होता है? समूह होती है, और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। सूक्ष्म मतलब कि कुछ, हर एक चीज़ में कुछ एक अलग सा एक योग्यता उसमें होता है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इनका मानना था कि सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती हैं जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो आपको समझना चाहिए जब भी, अगर मुझे तो लगा था डायरेक्ट भी कभी कल क्वेश्चन आ जाएगा कि बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको ध्यान रखना थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि ये सब है ना कई सारे तत्वों से मिलके बना हुआ है, जिसमें क्या होता है सामान्य बुद्धि नाम का इसमें कोई चीज़ नहीं होता। देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आपको घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए मैं हर एक टॉपिक को आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, और इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, और पुराने वाले दोनों जो तत्व हैं, इस देखिए एक कारक और बहुकारक सिद्धांत जो है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने एक कारक पढ़ा, तो जिसमें उन्होंने बताया कि एक ही दिशा में जो शक्ति होती है, मतलब एक ही कारक होता है, मतलब कि कोई आदमी क्रिकेटर भी हो गया, वॉलीबॉल भी खेलने वाला हो गया, फुटबॉल भी हो गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो तब कहाँ तक हम लोग, हाँ 3 नंबर तक तो हम लोग का हो गया है। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत, सैंपल थ्योरी या सैंपलिंग थ्योरी। हाँ सैंपल थ्योरी, तो इसको जो कौन दिए हैं? थॉमसन, ठीक है। इसको देने वाले कौन है? थॉमसन, ठीक है। ये आपको याद रखना है सबसे पहले कि प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन साहब ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि स्पीयरमैन के जो द्विकारक सिद्धांत है, इसका इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। याद रखिएगा कि स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत था, इसका इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। थॉमसन का क्या तर्क था? इस बात पर तर्क दिया कि व्यक्ति का जो बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर क्या होता है? निर्भर होता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। कोई विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रिया में इसमें कुछ तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि 2 या 2 अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई दे, तब उनमें एक समान तत्व की विद्यमानता मानी जाती है। यह भी संभव है कि अन्य परीक्षाओं में विभिन्न तत्व दिखाई दे और उनमें कोई भी तत्व समान नहीं होगा, प्रत्येक तत्व अपने आप में क्या होगा? विशिष्ट होगा। तो आपको यहाँ तक इसमें समझ में आया कि प्रतिदर्श सिद्धांत या सैंपलिंग सिद्धांत जब भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है कि इसको किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हमको लगता है कि आप लोग का क्लियर है।
ठीक है। और जब हम लोग इसके क्वेश्चन पे आएंगे धीरे धीरे, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, ये जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा थोड़ा मोड़ा सा भी 1-2% भी, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, चलिए अब हम लोग देखेंगे ग्रुप तत्व सिद्धांत, जिसको ग्रुप एलिमेंट थ्योरी भी कहते हैं, जिसको किन्होंने समर्थन दिया था, थर्स्टन साहब ने। ठीक है, तो इसको किसने समर्थन दिया था? थर्स्टन साहब ने। तो समझिए कि इसमें क्या कर रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें समझने योग्य बहुत सारी बातें हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए सुनिएगा, जो तत्व सभी प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते, परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें ग्रुप तत्व की संज्ञा दी जाती है। प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए, जब प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण कर रहे थे थर्स्टन साहब, तो वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि मानसिक क्रियाओं में एक क्या होता है, प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है। एक प्रमुख तत्व होता है जो विद्यमान रहता है, उन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करता है। ठीक है, और उन्हें अन्य मानसिक क्रियाओं से क्या करता है, अलग करता है, अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग करता है। और इन मानसिक क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, तो उन्हीं सारे ग्रुपों को मैं अभी बताऊंगा। हो सके आपको कलम हो तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो होता है शाब्दिक अर्थ क्षमता, वर्बल मीनिंग एबिलिटी। ठीक है, इसके जो ग्रुप हैं, जो तत्व अलग अलग हैं, उसमें पहला होता है शाब्दिक अर्थ क्षमता। शब्दों और वाक्यों के अर्थों को समझने की क्षमता को शाब्दिक अर्थ क्षमता कहा जाता है। ठीक है, पहला हो गया वर्बल मीनिंग एबिलिटी। ठीक है, दूसरा है शब्द प्रवाह क्षमता। ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। इसमें क्या होता है, शब्दों से असंबंधित या अलग शब्दों के रचने की क्षमता को शब्द प्रवाह क्षमता कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा है आपको स्थानिक क्षमता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेशियल एबिलिटी। देखिए किसी दिए हुए स्थान स्पेस में काल्पनिक रूप में से वस्तुओं की परिचालन करने की क्षमता को स्थानिक क्षमता कहा जाता है। चौथा जो है आपको तर्क आंकिक क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आप समझ रहे होंगे। परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ आंकिक परिकलन करने की क्षमता को क्या कहते हैं, आंकिक क्षमता कहा गया है। ठीक है, अगला है 5वां नंबर आपको तर्क क्षमता, मतलब क्या होता है, रीजनिंग एबिलिटी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल है, वर्ड फ्लुएंसी है, स्पेशियल एबिलिटी है, तो आपको एकदम आराम से सब समझ में आना चाहिए, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। तो वाक्यों के समूह, मतलब जो तर्क क्षमता को के बारे में बता रहा हूँ, वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह के छिपे नियम, प्रिंसिपल को खोज करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तर्क क्षमता कहा जाता है। ठीक है, जो हम लोग रीजनिंग में जो निकालते हैं। और छठा है आपको स्मृति क्षमता, मतलब मेमोरी। स्मृति मतलब मेमोरी होता है, मेमोरी एबिलिटी। किसी पाठ, विषय या घटना को जल्द से जल्द याद करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, स्मृति क्षमता कहा गया है। ठीक है, जैसे हम लोग को जब बच्चे थे तो हम लोग को जो क्लास में मिलता था होमवर्क याद करने का, तो उसको क्या करते थे हम लोग अपने मेमोरी में सेट कर लेते थे याद कर करके। ठीक है, तो देखिए बुद्धि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि क्या है, तो सारा चीज़ इसी में थोड़ा सा नाम पड़ गया है, तो आप ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो यही था। एक लास्ट है आपको प्रत्याख्यानात्मक गति क्षमता। ठीक है, किसी घटना या वस्तु की विस्तृतता, मतलब डिटेल का तेजी से प्रत्याख्यान करने की क्षमता को प्रत्याख्यानात्मक गति क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या देखे, थर्स्टन ने अपने सिद्धांत के 7 प्रधान, कितने प्रधान हैं, 7, याद रखिएगा थर्स्टन साहब का कितने ग्रुप में बांटा था, 7 इसको। ठीक है, 7 प्रधान क्षमताओं के आधार पर बुद्धि की व्याख्या की है, कितने, 7। ये सभी क्षमता एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी आपस में सहसंबंधित नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे से कोई लेना देना इन लोग का नहीं है, स्वतंत्र। ठीक है, तो याद रखिएगा थर्स्टन साहब का ग्रुप तत्व सिद्धांत दिए थे, इन्होंने कितने बातों को बताया था, कितने ग्रुप में, 7। तो मैं फिर से 7 का नाम ले लूँ, शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, स्थानिक क्षमता, आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता, प्रत्याख्यानात्मक गति क्षमता। ठीक है, तो यही है 7। तो जो पार्ट 1 हम लोग का बुद्धि का देख रहे हैं, उसमें हम लोग देखिए कितना कुछ जाने आज। तो अब हम लोग कहाँ पर, हाँ
ग्रुप तत्व तो आपका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइन। चलिए, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत मतलब फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी, ठीक है। इसको किसने दिया था? कैटिल ने, ठीक है। किसने दिया था? कैटिल साहब ने दिया था। इसके प्रतिपादक कौन है? कैटिल। और इसमें उन्होंने क्या बताया था, जरा ध्यान से सुनिएगा। फ्लूइड वंशानुक्रम कार्य कुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषता पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। यह सामान्य योग्यता संस्कृति से ही प्रभावित नहीं होती बल्कि नवीन एवं विगत परिस्थितियों में भी प्रभावित होती है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं, दूसरी ओर क्रिस्टलाइज्ड भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो क्या होता है? अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधित कारकों पर क्या होता है? आधारित होता है, ठीक है। तो आप समझ गए फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन किन्होंने दिया था? कैटिल। आपको याद रख लेना है। अगला जो है हमारा बहुआयामी बुद्धि, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। कैली एवं थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कैली एवं थर्स्टन दोनों आपको ध्यान में रखना है। तथा नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग जानेंगे कैली के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है: वाचिक योग्यता, गामक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संगीतमयात्मक योग्यता, स्थानिक संबंध के साथ उचित ढंग से व्यवहार करने से योग्यता, रुचि एवं शारीरिक योग्यता, ठीक है। और आगे जानेंगे थर्स्टन का मत क्या था कि बुद्धि इन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होता है। क्या होता है? बुद्धि इन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का क्या होता है? समूह होता है। प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता, तार्किक व वाचिक योग्यता, सांख्यिकी की योग्यता, स्थानिक या दृश्य योग्यता, सामान्य समाधान की योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता, आगमनात्मक योग्यता, निगमनात्मक योग्यता, ठीक है। वैसे तो अधिकतर मनोवैज्ञानिक ने कैली एवं थर्स्टन की बुद्धि सिद्धांतों की क्या की थी? आलोचना। किसकी? कैली और कौन थे? थर्स्टन। क्या था? इन्होंने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसको बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया था। लेकिन अधिकतर मनोवैज्ञानिक ने यह भी माना कि बुद्धि का बहुआयामी होना, ठीक है, बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। बुद्धि, ठीक है, बहुआयामी बुद्धि होने के कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। बहुआयामी जब कह रहा था, आप समझिए कि ये मल्टी डायमेंशनल किसी चीज़ पे बातें हो रही हैं। तो बहुत ही आसान है कि अगर आप बातों को सिर्फ पकड़े तो आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं जिस पे आप ज़्यादा दिमाग लगा सके। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। और चलिए, सबसे जो लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गिलफोर्ड का सिद्धांत, जिसको अब हम लोग समझेंगे। तो ये 8 को आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। गिलफोर्ड का सिद्धांत, तो इसका जो प्रतिपादक कौन किए थे आपको पता ही होगा, गिलफोर्ड साहब ने ही किया, इनके ही नाम से है, ठीक है। इस अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य यह था कि मानव की बुद्धि की संरचना कारक के विभिन्न घटकों की खोज की जाए। जितने भी विभिन्न घटक हैं मानव के जो बुद्धि में, उनका जो है खोज किया जाए। इस खोज में उन्होंने बहुकारक सिद्धांत को मानने वाले अन्य मनोवैज्ञानिक की तरह ही कारक विश्लेषण मतलब फैक्टर एनालिसिस की तकनीकों का प्रयोग किया। कारक विश्लेषण के आधार पर गिलफोर्ड ने अनेक प्रकार के कारकों का अन्वेषण किया तथा समस्त कारकों का निम्नलिखित आधारों पर इन्होंने बंटवारा किया, मतलब वर्गीकरण किया।
तो वो जो बंटवारा या वर्गीकरण किया, पहला जो किया वो था प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस के आधार पे किया। दूसरा क्या था, कंटेंट, ठीक है, और तीसरा जो था वो आपको इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट था। समझ में आया? इस तीनों चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसी पे इनका सारा जो बुद्धि का जो संरचना है इसी पे है, डिपेंड है, यही तीनों पे, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग हर चीज को समझते हैं। वर्गीकरण का पहला आधार क्या हो गया, मूलभूत प्रक्रियाएं जिसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जो बुद्धि कार्यों में प्रयुक्त की जाती है। इन आधारों पे 5 प्रकार की बुद्धि की योग्यताओं को वर्गीकृत किया गया है। इसमें कितना है, 5 प्रकार है, ठीक है, जगह कम है लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें कितने प्रकार है, 5, समझिएगा। तो 5 जो है इसमें, तो उसमें क्या है, पहला संज्ञान, जिसको हम लोग कॉग्निशन कहते हैं। इसका अर्थ है पुनः खोजना या पहचान करने की क्षमता, और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको संज्ञान के बारे में बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। दूसरा है स्मृति, मेमोरी, इसका जो हमारे मन में जो धारणा बनती है, संज्ञान में आ जाए या हम जिस चीज़ को याद कर ले उसी को हम लोग मेमोरी कहते हैं, स्मृति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अभिसारी चिंतन, ठीक है, अभिसारी और अपसारी। अपसारी को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, और एक आता है अपसारी जो इसी में हम लोग पढ़ना है। इसमें क्या होता है, अभिसारी में जो स्टूडेंट होता है या जो भी आदमी होता है एक ही दिशा में एक ही तरह से सोचता है, मतलब जो उसका जैसे हाँ ना, मतलब एक ही तरह का, मतलब उसमें वो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाता है कि हाँ इसका ये भी हो सकता है उसका वो भी हो सकता है। तो क्या हो गया, वो ध्यान रखिएगा अभिसारी। और अपसारी में जो क्या होता है, डाइवर्जेंट जो होता है, इसमें क्या होता है कि अनेक दिशाओं में अनेक तरह से समस्या का समाधान खोजता रहता है वो, तो मतलब कि ऐसे भी वैसे भी, ठीक है, मतलब तरह तरह का, मतलब जिसका उत्तर एक से अनेक हो, ठीक है। और लास्ट जो होता है वो होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन तो आप समझते ही हैं। तो चलिए इसके बाद जो आता है हमारा सेकंड, अब हम लोग आते हैं कंटेंट पे, ठीक है। जो कारकों का वर्गीकरण का दूसरा आधार क्या है, विषय वस्तु, कंटेंट, ठीक है। और इन्होंने इसको कितने पार्ट में बांटा है, 4। कितने पार्ट में बांटा है, 4, फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेटिक और बिहेवियर, ठीक है। तो फिगरल मतलब तो आप समझ रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़ आप देखते हैं, तो जब आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें क्या चीज़ का प्रयोग होता है, आपके इंद्रियों का प्रयोग होता है, ठीक है। मतलब आप किसी भी चीज़ को अचानक देखे, उसका आपने रंग देखा, आकार देखा और स्थान देखा, आदि आदि ये सब चीज़ देखते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, फिगरल में आ जाएगा। सिंबॉलिक में क्या हो जाएगा, जैसे आप किसी भी वर्णमाला, अंक आदि वर्ग में आते हैं, चिन्हों, जैसे कोई भी चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो इसको हम लोग देखते हैं, तो बड़ा आसान है, सिंबॉलिक, ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं अलग से थोड़ा सा डिटेल वे में इसका बना दूं, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है शब्दार्थ विषयक, मतलब सिमेटिक। इसमें क्या आता है, सभी प्रकार के विषय वस्तुएं आते हैं जो शाब्दिक अथा क्या हो, आपके विचारों से संबंधित हो, ठीक है। उसके बाद आता है बिहेवियरल, मतलब व्यवहारात्मक। इसके क्या आता है, मानवीय व्यवहार, जो हम लोग का जो व्यवहार है या परस्पर क्रियाएं द्वारा निर्मित सामाजिक व्यवहार, जो हम लोग जो व्यवहार करते हैं घर में या समाज में, उसको जो समझ जाए तो वही इसमें आता है, ठीक है। और लास्ट है जो कार्यों का तीसरा आधार क्या है, उत्पादों, इसको हम लोग उत्पादों कहते हैं। और ये जो आपका होगा, इसको उन्होंने बांटा है 6 पार्ट में, ठीक है। तो 6 पार्ट को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पहला आएगा यूनिट आएगा, दूसरा आएगा वर्ग आया, तीसरा संबंध रिलेशन, चौथा प्रणाली सिस्टम, पांचवा रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन, और छठा है निहितार्थ इम्प्लीकेशन, ठीक है। ये 6 प्रकार के उत्पाद सरलता से जटिलता की ओर क्रमशः बढ़ते रहते हैं। जैसे इकाई अति साधारण है उत्पाद, और जबकि निहितार्थ अत्यंत जटिल है। इसमें उन्होंने क्या कहा, जो इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतर, निहितार्थ जो है ये क्या होता है, सरल से जो है कठिन की ओर, मतलब सरल से कठिन की ओर ये क्या होता है, बढ़ते रहता है। इसको आपको ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। और थोड़ा गिलफोर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा। गिलफोर्ड के 3 आधारभूत आयामों, सक्रिय, विषय वस्तु तथा उत्पादों को विशिष्ट तत्वों में विभाजित किया गया है।
जो कि मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपका ये कॉन्सेप्ट आज एकदम ये पार्ट 1 में आपको एकदम ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 1 से 2 वीडियो और मिनिमम 1 से 2 वीडियो और बनेंगे जिसमें आपका बुद्धि एकदम ख़त्म हो जाएगा। और 1-2 क्लास अगर इसका क्वेश्चन का बनवा देंगे तब देखिएगा बुद्धि से कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। हो सकता है कुछ बातें अभी मेरी आपको समझ में ना आए, लेकिन वो दोबारा सुनिएगा, ज़रूर आएगा समझ में, दोबारा सुनिए। और जब सवाल में आएंगे तो उसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। लेकिन 2-3 बार ज़रूर सुनिए, किसी भी समय, खाना बनाते समय, घूमते समय। तो जैसा कि आपने देखा गिलफोर्ड के बारे में कि कितने पार्ट में है, इन्होंने बताया था 3 हो गया। आपको याद रखना है, प्रोसेस पहला हो गया, प्रक्रियाएं, सेकंड हो गया आपको विषय वस्तु कंटेंट, और तीसरा हो गया उत्पादों मतलब इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है। जिसको आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से समझा और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को 2-3 बार सुनने का, ठीक है। और बाद बाकी अभी आज के लिए इतना ही। अगर इसी को आप अच्छा से देख लिए तो 50% आज आपका बुद्धि चैप्टर खत्म हो गया। जो 50% बचा हुआ है जिसमें बुद्धि लब्धि को हम लोग पढ़ेंगे और कुछ चीज़ है जिसमें हम लोग को समझना ज़रूरी है, उसको मैं क्लियर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जहाँ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो मतलब कि वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारा वीडियो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है। और दूसरी बात कि इसका अगर आप PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, रॉबर्ट पीटू एकेडमी नाम से सर्च कीजिए, उस पर ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पे पेज है रॉबर्ट पीटू एकेडमी, उसको जाके फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह के आपके अच्छे वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।